किसान का जो देश है, इसमें किसान का कर्ज माफ कर देने से देश का विकास रुक जाएगा, देश गरीब हो जाएगा? नहीं, बहुत बहुत वाजिब प्रश्न आपने किया है। मैं तो मानता हूँ कि अंबानी अडानी ने बैंक से कितना कर्ज लिया है हिंदुस्तान की सरकार नहीं बता रही। लोग पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि 100 कॉर्पोरेट कंपनियों के पास, अंबानी अडानी के पास भारत के बैंक का कितना पैसा लोन के रूप में दिया गया है, हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया जा रहा है। और गरीब किसान पर, आम किसान पर जो केसीसी का लोन है या और एग्रीकल्चर लोन है, वो उसको उसके बच्चे पर, उसके घर की नीलामी हो रही है, उसकी जमीन की नीलामी हो रही है, उस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं अखरोट सबका न्यूज। अभी हम बेतिया में पहुंचे हैं, जहां पे भाकपा माले का सम्मेलन होने वाला है। कहीं ना कहीं भाकपा माले जो है शुरू से ही मजदूर, गरीब और दलित के लिए अभी तक लड़ता आ रहा है और अभी भी वो लड़ाई जो है जारी है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि पहले जानते हैं इनका नाम क्या है और क्या उद्देश्य है यहाँ पे ये सम्मेलन कराने का। तो सर ये बताइए, सबसे पहले आपका नाम? अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा जो भाकपा माले से संबद्ध है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। धीरेन्द्र झा मेरा नाम हुआ और मैं भाकपा माले का पॉलिट ब्यूरो का सदस्य हूँ। तो उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है आखिर? देखिए, उद्देश्य का तो बात साफ है कि ये अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा गांव के दलित मजदूरों का लड़ने वाला सबसे बड़ा संगठन है। 11 लाख सदस्यता वाला राज्य का सबसे बड़ा ये संगठन है, जहाँ भी मजदूरी की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, बास आवास की लड़ाई, बिजली की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, पुलिस जुर्म की लड़ाई, पेंशन की लड़ाई जितनी चल रही है वो भाकपा माले के नेतृत्व में, के ग्रामर्स के नेतृत्व में चल रहा है। तो भाकपा माले का ये सबसे बड़ा जन संगठन है। उसका ये 7वां राज्य सम्मेलन आपके बेतिया शहर के प्रेक्षागृह में बापू सभागार में हो रहा है। गारंटी आंदोलन हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को यदि आगे बढ़ना है, बिहार को यदि आगे बढ़ना है, तो गांव के दलित गरीब मजदूर का जब तक विकास नहीं होगा तब तक बिहार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए बिहार में भूमि सुधार का प्रश्न, जो लोग जहाँ बसे हुए हैं, बासकीट पर्चा का प्रश्न, उनको आवास के लिए 5 लाख जमीन और 5 लाख रुपया सरकार दे, उनको पेंशन दे, 200 यूनिट फ्री बिजली दे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था करे, ये सारे सवाल हम लोग इस सम्मेलन में मजबूती से उठाएंगे। सर ये बताइए कि मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना कराया जा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो उसके खिलाफ है। आखिर भाजपा सरकार का क्या उद्देश्य है, किस वजह से जनगणना के खिलाफ में हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में, बिहार में भी वो सामंती समूह की पार्टी है। आपके बेतिया में भी, मोतिहारी के इलाके में भी आप देखिए तो मूलतः जो जमींदार लोग हैं, पुराने सामंत लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, ऐसे दबंग समूहों के, सामाजिक आर्थिक समूह के वो नेता लोग उनके हैं, वो पार्टी है। इसलिए यदि गांव समाज की असलियत सामने आ जाएगी कि दलितों की क्या आबादी है, अति पिछड़ों की क्या आबादी है, पिछड़ों की क्या आबादी है, ऊंची जातियों की कितनी आबादी है, ये वास्तविक तस्वीर यदि सामने आ जाएगी तो भाजपा की घंटी बज जाएगी। और इसी वजह से इन्होंने जाति गणना का विरोध किया, हाई कोर्ट में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, अरंगा लगाने की कोशिश की। हम महागठबंधन पार्टी के सब लोग एकताबद्ध होकर के बिहार सरकार ने मजबूती से पोजीशन लिया और जाति गणना की रिपोर्ट सामने आ गई है। तो क्या भाकपा माले भी इंडिया गठबंधन के साथ है? नहीं, हम निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही करने में भाकपा माले का बड़ी भूमिका है। और भाकपा माले इंडिया गठबंधन का एक मजबूत दावेदार है, मजबूत उसका हिस्सेदार है। यहाँ से बेंगलोर की मीटिंग हो या मुंबई की मीटिंग हो, पटना की मीटिंग हो, इन तमाम बैठकों में हम लोगों ने इसकी मजबूती से शिरकत की है। बल्कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सबसे पहले हम लोगों ने कांग्रेस को बुलाया, तेजस्वी जी को बुलाया, नीतीश जी को बुलाया, वहीं से इंडिया गठबंधन बनने की प्रक्रिया तेज हुई। और इसलिए अभी इंडिया गठबंधन की ओर से ये मांग की जा रही है कि जाति गणना संपूर्ण देश के स्तर पर हो, ताकि देश समाज की असलियत सामने आए, विकास की एक संपूर्ण कार्य योजना बनाने में सहूलियत हो। इसलिए अब बिहार में हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इस सम्मेलन से भी इस बात को मजबूती से लाएंगे कि रिपोर्ट, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ गई है, जमीन की मिल्कियत की रिपोर्ट भी आप सामने लाइए, आवासीय स्थिति की रिपोर्ट की भी
स्थिति आप सामने लाइए, तालीम की क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट सामने लाइए। क्योंकि जनगणना में इन सारे तथ्यों को इकट्ठा किया गया है, उन सारे तथ्यों को सामने ले आकर के रिजर्वेशन के दायरे का विस्तार हो और दलित, गरीब, भूमिहीन मजदूरों के विकास की एक संपूर्ण कार्य योजना बने, ये हमारे सम्मेलन का तो क्या जातीय जनगणना की वजह से ही विकास उनका हुआ था? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि केवल उस वजह से विकास उनका हुआ था। विकास मुझे लगता है कि यदि आपके पास में बेहतर तथ्य हो, आपके पास यदि बेहतर आंकड़ा हो, तो विकास की प्रक्रिया और बेहतर ढंग से बनाई जा सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि विकास की प्रक्रिया में जहां रुकावट थी, आज भी मैं मानता हूं कि अब तो उस रोशनी में बात आ गई, रोशनी में बात आ गई कि बिहार में जमीन की मिल्कियत किसकी है, 63% लोगों के पास में कितनी जमीन है, ये आपके पास एक रिपोर्ट आ गई है। दलित गरीब आबादी के पास के कितनी जमीन है, एक रिपोर्ट आ गई है। तो एक संपूर्ण कार्य योजना, भूमि सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़े, भूमि सुधार की प्रक्रिया के साथ आवास का नया कानून बने, शिक्षा सुधार के लिए संपूर्ण योजना बने, तो एक सम्मिलित दृष्टिकोण बना करके ही बिहार आगे बढ़े। तो मान लीजिए कि जो बिहार कभी जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज वो बिहार जो कभी समझिए कि एक विश्व बाजार यहाँ पे हुआ करता था, वो आज क्यों पिछड़ा? देखिए, मैं मानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक दौर में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सामंती दौर जो आया, ये जो ब्राह्मणवादी जाति संरचना का जो दौर आया, उस जाति संरचना के दौर ने समाज को विखंडित कर दिया, समाज की संपूर्ण प्रतिभा को सामने नहीं आने दिया। मुट्ठी भर लोग के जरिए ही व्यवस्था चलाने, देश संभाले, समाज चलाने की जो बात हुई, एक संपूर्ण समाज की जो ताकत, दिमाग का जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में आगे बढ़े, लेकिन मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा था, लेकिन भाजपा के शासन आने के बाद वो जो विकास की प्रक्रिया थी उसको उल्टी दिशा मोड़ दिया गया है। और भारत, मैं मानता हूं कि 10 साल हिंदुस्तान पर वो महाविपत्ति का शासन रहा है, पूरे महाआफत का शासन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि ये लोग यदि आ जाएंगे सत्ता में तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे। और आप समझ लीजिए कि हमारे माने बैंक को लूट करके विदेश भाग गया है, सब लोग गुजरात का है, सब लोग मोदी के भक्त हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा बैंक को डुबाया जा रहा है, अंबानी अडानी के हिस्से पूरे देश की संपत्ति दी जा रही है, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अब विपक्ष यदि कोई आवाज उठा रहा है तो आप सीबीआई कुत्ता की तरह हुलकाते हैं, आप ईडी को कुत्ता की तरह हुलकाते हैं, आप सीबीसी को कुत्ता की तरह हुलकाते हैं। और यहाँ यदि हम कोई बात करते हैं तो असम से पुलिस आएगी, धीरेन्द्र झा को गिरफ्तार करके ले जाएगी, किसी को गुजरात की पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो ये लोकतंत्र पर जो हमला है, ये तानाशाही का जो हमला है, फांसीवाद का जो हमला है, वो हिंदुस्तान के विकास में बड़ा अवरोधक है। इसलिए हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन बना है और यूनाइटेडली हम लड़ेंगे और 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे। ये बताइए कि जो महंगाई है, यह क्या भाजपा की वजह से ही इस समय जो देश का महंगाई है चरम पर चल रहा है, तो क्या भाजपा के आने की वजह से ही महंगाई इतना बढ़ा? नहीं, देखिए, मैं तो मानता हूँ, तो बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि जब आप प्याज का माला पहन करके स्मृति लोपरानी घूम रही थी, सिलेंडर लेकर के रोड पर जा रही थी, मैं डीजल और पेट्रोल के लेकर के बात हो रही थी, आप याद करिए, ये बाबा रामदेव और ये सारे लोग कह रहे थे कि मोदी यदि सरकार में आ जाएंगे तो डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। 83 रुपया हो गया, $1 की कीमत 83 रुपया हो गया। तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की वजह से भी महंगाई बढ़ती है। हम नहीं कह रहे कि महंगाई गलत नीतियों की वजह से भी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था की हालत जब खराब होती है तो भी महंगाई बढ़ती है। और ये तो अभी मैं तो मानता हूँ कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई है। दूध पर टैक्स लग रहा है, खाने पीने पर टैक्स लग रहा है, स्टेशन पर पैखाना जाएंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स में तो उस पर भी जीएसटी आपको लगेगा, आपके बच्चे की किताब कॉपी पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये गब्बर सिंह टैक्स लगाने की वजह से हिंदुस्तान में महंगाई इस विकराल रूप में सामने आया है और बेकारी बढ़ना। ये बताइए कि जो किसानों का कर्ज है, जब देश इतना विकास कर गया है, इतना पैसा सरकार के पास है, तब देश में अगर मान लीजिए कि किसानों का जो कर्ज है, केसीसी है वगैरह मान लीजिए, तो उसको लगभग समझिए कि बंद कर दिया गया है, नहीं मिल रहा है अभी केसीसी।
और जो पुराने कर्ज हैं वो भी माफ नहीं हो रहे हैं। तो क्या केवल जो है मान लीजिए कि और सब काम हो रहा है, लेकिन क्या किसान का जो देश है इसमें किसान का कर्ज माफ कर देने से देश का विकास रुक जाएगा, देश गरीब हो जाएगा? नहीं, बहुत वाजिब प्रश्न आपने किया है। मैं तो मानता हूँ कि अंबानी अडानी ने बैंक से कितना कर्ज लिया है हिंदुस्तान की सरकार नहीं बता रही। लोग पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि 100 कॉर्पोरेट कंपनियों के पास, अंबानी अडानी के पास भारत के बैंक का कितना पैसा लोन के रूप में दिया गया है, हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया जा रहा है। और गरीब किसान पर, आम किसान पर जो केसीसी का लोन है या और एग्रीकल्चर लोन है, वो उसको उसके बच्चे पर उसके घर की नीलामी हो रही है, उसकी जमीन की नीलामी हो रही है, उस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ये मजदूर किसान विरोधी सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। इसलिए ये देश मजदूर किसानों का देश है। इसलिए मजदूर किसान, छात्र, नौजवान, दलित, गरीब, मजदूर सबको एकताबद्ध होकर के इस अंबानी अडानी के कंपनी राज को उखाड़ फेंकना होगा। ये जब देश का एजेंडा है, हमारा एजेंडा है, आपका एजेंडा है, देश का एजेंडा है, तभी किसान की भलाई होगी। अब मैंने खाद का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ रहा है और 150 रुपया आप मैंने धान का कीमत बढ़ाते हैं एक साल में। अब नाप लीजिए, 6000 रुपया आप देते हैं और एक किसान को 30,000 रुपया दूसरे जेब से ले लेते हैं। तो ये किसान विरोधी जो सरकार है, मजदूर विरोधी जो सरकार है, अंबानी अडानी की जो सरकार है, इसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई की जरूरत है। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से लगातार या उससे पहले से भी अमित शाह का या भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे चुनाव को लेकर दौरा हो रहा है। अभी लगभग और जो पार्टियां हैं अभी सुस्त पड़ी हैं काम का, लेकिन भाजपा का पहले से ही दौरा हो रहा है। तो क्या भाजपा इंडिया गठबंधन बनने से डर गई है? नहीं, एकदम बिल्कुल डर ही नहीं गई है, हताशा में इस कदर चली गई है कि वो कब क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ भूल गई है। और मैं तो मानता हूँ कि अमित शाह का सामाजिक मानसिक संतुलन भी खो गया है। आप अब जाइए, जिस राज्य में जा रहे हैं चुनाव संभालने के लिए, वहाँ के अध्यक्ष उनका इस्तीफा दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में वही घटना घटी है। तो इसलिए अमित शाह का जो बार बार बिहार आना है, भाजपा के नेताओं का जो बार बार बिहार आने का जो दौरा है, ये हताशा और डर की निशानी है। और बिहार इस बार ठान लिया है कि 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा को बुरी तरह से बिहार से पराजित करके भेजा जाएगा। क्योंकि बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। बिहार में बंद चीनी मिलों को कहीं से न्याय नहीं मिला, बिहार के किसानों को न्याय नहीं मिला, बिहार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि दरभंगा एम्स का झूठा बोल दिया गया कि दरभंगा एम्स बन गया। बिहार के नौजवान को, खास करके प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में पूरी दुनिया ने तकलीफ को देखा, 1 करोड़ मजदूर की तकलीफ को लोगों ने देखा, उस प्रवासी मजदूर के लिए कानून नहीं बनाया गया, उन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं की गई और उल्टे महंगाई बेकारी का बोझ लाद करके गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब मुझे तो नहीं लगता है कि उनके दौरे से कोई फर्क पड़ने वाला है। जनता का मूड बन चुका है, जनता अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। जिस तरह से अतीत में भी बिहार जब कुछ ठानता है तो निर्णायक मुकाम तक उसको पहुंचाता है, वही बिहार है। और इस पर भाजपा को बिहार से शिकस्त मिलेगी, संपूर्ण देश से शिकस्त मिलेगी। तो अंतिम में बिहार की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता से हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा बिहार गौरवपूर्ण प्रदेश रहा है पूरे हिंदुस्तान में। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, संविधान को बनाने में, संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके प्रोटेम स्पीकर के सदा बाबू थे और मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बिहार जो है वो साझी विरासत की धरती रही है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती रही है, ये दंगा फसाद की धरती नहीं रही है, नफरत विभाजन की धरती नहीं रही है। एकताबद्ध होकर के बिहार ने देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काम किया है। इस एक बार फिर हिंदुस्तान में बिहार को वो अग्रगति का रास्ता दिखलाना पड़ेगा और सबको एकताबद्ध होकर के भाजपा के झांसे से बाहर निकल करके भाजपा को सत्ता के गलियारा से बाहर करने की लड़ाई की अगुवाई करना।
तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।